हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी और रियलिटी ग्रेड में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस आप लोगों को लाइव सेशन भी कराया है और अपलोडेड फॉर्म में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को कल एक कह सकते हैं अधिसूचना जो है देखने को मिली होगी नए शिक्षा चयन आयोग से संबंधित। अभी तक इससे संबंधित कोई सूचना नहीं देखने को मिल रही थी, जिससे कह सकते हैं कि जितने भी विद्यार्थी थे उन सभी लोगों को एक कह सकते हैं उनके मन में यह निराशा थी कि परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी, और अपनी पढ़ाई को उन्होंने ब्रेक कर दिया था। कुछ लोग किसी और भी काम में व्यस्त हो गए थे जिसके वजह से उनकी जो पढ़ाई है ब्रेक हो गई थी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही आपका आयोग बन जाएगा और परीक्षाएं भी आप लोगों की जो है वह होंगी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1-2 महीने में परीक्षाएं हो जाएंगी, लेकिन टीजीटी पीजीटी आप लोगों को पता है कि 1-2 महीने पढ़ने से नहीं किसी का क्वालिफाई हो पाता है। इसलिए आप लोगों को अभी से अब जो है नहीं भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट किए थे उन्हें अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए, उनके पास समय है। और जिन लोगों ने अपनी कह सकते हैं सिलेबस को अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था, एक बार फिर से रिवीजन करिए। हमारे इस चैनल पे सभी लोगों को जो है प्रैक्टिस के माध्यम से जो आप लोगों की तैयारी कराई जाती है, वो लाइव सेशन में आप लोगों को देखने को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। लेकिन अभी जो है कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण दोस्तों लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है। कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों को लाइव सेशन भी देखने को मिलेगा। हालांकि जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करेंगे ये अपलोडेड फॉर्म में वीडियो देखने को मिलेगी। तो आइए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सामाजिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। हालांकि प्रैक्टिस सेट तो मैंने बहुत सारे कराए हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज भी हमने कराया है जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की। और बहुत सारे मैंने इससे आप लोगों को एक मॉडल पेपर के रूप में भी मैंने प्रैक्टिस कराया है। और ये कह सकते हैं एक रिवीजन के तौर पे मैं आप लोगों को फिर से उन्हीं प्रश्नों को जो है एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। तो इसके पहले मैंने जो वीडियो प्रोवाइड कराया था उसके आगे की जो प्रश्न है उसमें हम लोग देखने वाले हैं। लगभग आपको 20 या 30 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों आज का सेशन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 208 से देखेंगे। कहाँ से? 208 नंबर से देखेंगे। तो देखते हैं 208 नंबर का जो प्रश्न है वह क्या है। प्रश्न कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक का अंतिम अध्यक्ष कौन था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा दिया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसमें आप लोगों को पता है कि ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया, लेकिन बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है और आसान सा प्रश्न है। ये कक्षा 8 का प्रश्न है, इसे हम कह सकते हैं। इसलिए देखिए इसका जो ऑप्शन होगा बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। ए ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो सभी लोगों को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की पहली बैठक की अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, तो जो 9 दिसंबर 1946 को थे वह कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप में कौन आते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। संविधान सभा को संबोधित करने वाले यदि प्रथम व्यक्ति की बात की जाए तो वह जो डॉक्टर नहीं कह सकते हैं आचार्य, ठीक, आचार्य जेवी कृपलानी जी थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 209। देखिए हो सकता है आप लोगों को लगे कि बहुत धीरे हम चल रहे हैं, तो बहुत फास्ट चलने की अभी कोशिश मत करिएगा। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, ज़्यादा चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 209 देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? यहाँ पे प्रश्न है कि सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए कह रहा है कि JL नेहरू, दूसरा है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा आपका है राजेंद्र प्रसाद, चौथा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 209 के लिए आप लोगों को पता है कि सलाहकार समिति पूछा गया दोस्तों। क्या? सलाहकार समिति। और सलाहकार समिति में वल्लभ भाई पटेल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा प्रश्न ये भी था। हालांकि इस तरह के प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इन प्रश्नों को आप रटे रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 210 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब
आरंभ हुई? यह तो समझिए कि यह प्रश्न जीके, जीएस या कोई भी वनडे एग्जाम लीजिए, इस तरह की प्रश्न देखने को मिलेगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। ऑप्शन आपके पास इसके लिए दिए गए हैं 1861, 1892, 1909 और 1911। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी लोगों को पता है। इसका ऑप्शन जो बनेगा सी 1909। 1909 में दोस्तों कई प्रावधान किए गए थे, जिसमें से मुख्य एक हमारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसके लिए 1909 राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था दोस्तों 1909 के द्वारा हुआ, ठीक है। या इसे आप लोग कह सकते हैं कि अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो अधिनियम भी कह सकते हैं, दोनों ही नामों से यह संबोधित होता है, ठीक है। इसे मुसलमानों पर लागू किया गया। 1919 में इसका विस्तार सिखों और अन्य वर्गों पर भी किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन जो बनेगा इसके लिए सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1909 में केवल मुसलमानों को लिया था, लेकिन 1919 में यह सिखों और अन्य वर्गों पर भी इसका कह सकते हैं कि विस्तार कर दिया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 211 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? देखिए दोस्तों, द्वैध शासन और द्विसदन ये अलग अलग शब्द हैं। कभी भी इन शब्दों में यदि आप लोगों को कह सकते हैं कन्फ्यूजन हो, तो द्वैध शासन जो होता है, दो तरह के शासन होते हैं, ठीक है, दो तरह के शासन। और द्विसदन की बात की जाए तो जैसे राज्यसभा और लोकसभा होती है, ये दो सदन है, ठीक है। देखिए, तो प्रश्न था कि इनमें से किस भारतीय अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो ऑप्शन इसके लिए दिया गया है आपका। पहला ऑप्शन दिया गया है कि 1909 का भारत शासन अधिनियम, दूसरा 1919 का भारत शासन अधिनियम, तीसरा है 1935 का भारत शासन अधिनियम, और चौथा है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, आपके कह सकते हैं जीआरसी में भी पूछा गया था, टीजीटी में भी प्रश्न पूछा गया था। और इसके लिए राइट आंसर जो बनेगा 1919 का भारत शासन अधिनियम जो था दोस्तों, इसी के तहत दोस्तों भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन इसके लिए क्या बनेगा? ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें जो द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, इसमें यह चीज की व्यवस्था की गई कि प्रांतीय विषयों को दो ठीक है कह सकते दो भागों में विभक्त कर दिया गया था। एक तो हस्तांतरित, दूसरा था जो था इसमें आरक्षित था, ठीक है। हस्तांतरित विषयों में देखेंगे तो इस पर जो गवर्नर का शासन होता था, और इस कार्य में वह अपने मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर देखें आरक्षित विषयों में, तो इस पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग, ठीक है, द्वैध प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। कौन कौन से? एक हस्तांतरित, दूसरा आरक्षित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों ये 212 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम खाली स्थान दिया गया है द्वारा किया गया है। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है चार्टर एक्ट 1833, तीसरा है चार्टर एक्ट 1853, चौथा है 1858 के एक्ट के तहत। तो गवर्नर जनरल के पद की बात की गई है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, और इससे जब आप भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें 212 के लिए दोस्तों, तो 1833, ठीक है, प्रश्न था कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की बात की गई है दोस्तों, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था दोस्तों, इसके तहत की गई थी। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार इस चार्टर द्वारा देश के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगा। तो क्या आंसर होगा? चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था जो की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन जो बनेगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 213 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया? संविधान सभा
का जो गठन किया गया था वह किस योजना के द्वारा, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। प्रश्न के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, तीसरा कैबिनेट मिशन, चौथा अगस्त प्रस्ताव। तो 213 का यहाँ पे देखा जाए तो राइट आंसर जो बनेगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन। तो देखिए संविधान सभा का गठन किस योजना के द्वारा किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसने 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव पेश किया। इसके प्रस्ताव के आधार पर एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसका निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन किया गया। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है कि जो संविधान सभा के लिए सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ कितने जनसंख्या पे, तो 10 लाख। ठीक है, याद रखिएगा 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन किया गया। ये प्रश्न भी बना है और कई बार बना है। ठीक है, ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सी आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, देखिए क्रिप्स प्रस्ताव जो था, ये क्रिप्स प्रस्ताव आया था जिसमें 3 लोग महत्वपूर्ण थे। वह 3 लोग कौन कौन थे ये आपको याद होने चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 214 देखिए कह रहा है यहाँ पे, जनगण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया। तो दोस्तों जनगण मन गीत का जो हिंदी संस्करण था संविधान सभा के भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 पहला ऑप्शन है। दूसरा 15 अगस्त 1947, तीसरा 26 अगस्त 1950, चौथा दिया गया 24 जनवरी 1950। ये भी आसान प्रश्न है और आप लोगों को पता है कि जो हम लोग कह सकते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं उससे 2 दिन पहले ही हम लोग जो है जनगण मन गीत जो है हमारा है, इसका हिंदी संस्करण जो था यह संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगान के रूप में इसको मान्यता दी। यानी कि ऑप्शन जो बनेगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950। दोस्तों यहाँ पे याद करने वाली एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि राष्ट्रगान मूलतः जो है बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वह कौन सा है, तो वंदे मातरम है। ये भी आप लोग याद रखें। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 215। प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक कठोर संविधान वह है। दोस्तों आपको यहाँ पे बताना कि एक कठोर संविधान वह है क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है इसके लिए कि जिसे संशोधित न किया जा सके, दूसरा कह रहा है जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, सी कह रहा है जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, या इनमें से कोई नहीं। तो 215 के लिए मुझे लगता है कि आप लोग बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो मुझे ज़्यादातर लगेगा कि सभी लोग इस पे जो आंसर पे जाएंगे, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है उसी पे जाते हैं और यहाँ पर भी वही ऑप्शन सही होगा। लेकिन टीजीटी पीजीटी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है तो ऑप्शन जो बनेगा सी राइट आंसर हो जाएगा। कठोर संविधान जो होगा दोस्तों वह उससे कह सकते हैं जिससे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, ऐसे संविधान को हम लोग कठोर संविधान कहते हैं। तो ऑप्शन क्या इसके लिए बनेगा सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 216। प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ उद्देश्य दिए गए हैं जिनको आपको बताना है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना थे उसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चौथा दिया गया है विश्वास की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वह पांचों कौन कौन सी स्वतंत्रता है यह भी आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी स्वतंत्रता है, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो याद रखें आर्थिक स्वतंत्रता इसमें सम्मिलित नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता ये सब हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा बी, आर्थिक स्वतंत्रता इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके बताना है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। आप लोग कमेंट करके ज़रा बताइएगा ताकि आप लोगों को कह सकते हैं कि प्रीवियस ज्ञान जो है एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह क्वेश्चन नंबर 217 प्रश्न कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि भारत का जो संविधान है उसका रक्षा करने वाला कौन हो सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोक सचिवालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो सभी लोगों को पता है कि किसी चीज़ की भी यदि रक्षा की बात की जाती है तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ही जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी प्रकार संविधान की कह सकते हैं किसी प्रकार के उसमें कोई दिक्कत होती है या किसी संविधान के किसी भी आर्टिकल या किसी भी कह सकते हैं कानून या किसी को जब चुनौती दी जाती है तो ये जो है उसके निगरानी करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट वो होता है, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 217 के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 218। प्रश्न कह रहा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। इन संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान, यानी कि इतना बड़ा जो संविधान है इसका एक छोटा सा नाम क्या है, भारत का संविधान। ठीक है, संविधान जो है बहुत बड़ा है लेकिन उसका एक छोटा नाम रख दिया गया है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं और उसका छोटा नाम क्या रखा गया, भारत का संविधान। यह नाम जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 395। ये बहुत आपको जो है रटा होना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड ये प्रश्न नहीं है, ये डेटा बेस्ड प्रश्न है। ठीक है, तो 218 नंबर का प्रश्न है और 218 के लिए दोस्तों याद रखें। ठीक है, क्या आंसर बनेगा, तो ऑप्शन इसमें जो बनेगा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखें अनुच्छेद 393 के अनुसार इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। यह चीजें जो है आपके अनुच्छेद 393, इसमें मुझे लगता है कि अक्सर लोग जो है अनुच्छेद 1 पे जाएंगे लेकिन यहाँ पे यह एक नहीं होगा, बल्कि अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित जो भी चीजें होंगी इनके विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 3 की बात की जाए दोस्तों, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस प्रकार से किए जाएंगे इसके विषय में बताया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है क्वेश्चन आपके लिए 219 प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से किसने बेनेगल नरसिंह राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यह आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और आप लोगों को पता है कि आरपीएससी लेवल का जो प्रश्न है यदि सही कर लेता है तो उसके लिए समझिए कि बाकी जो टिस्टी पिस्टी का जो पेपर आता है उसके लिए समझिए कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आरपीएससी लेवल का ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो होगा यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सर बेनेगल नरसिंह राव एक भारतीय सिविल सेवक, न्यायविद, राजनयिक और राजनेता थे जिन्हें भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारत के गवर्नर जनरल ने इन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। वे जो वर्ष 1950 से लेकर 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि भी थे। तो याद रखें दोस्तों, सर बेनेगल नरसिंह राव जो थे, ठीक है, यदि इनकी बात की जाए तो जो यूएनओ है उसमें यह जो सुरक्षा परिषद होती है उसके प्रतिनिधि के रूप में भी थे। कब से कब तक, तो 1950 से लेकर 1952 तक। ये भी आप लोग याद रखेंगे, फैक्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सी, भारत के गवर्नर जनरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने, भारत के जो गवर्नर जनरल थे, इन्होंने ही दोस्तों नरसिंह राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है आपके लिए दोस्तों 220। प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और क्षेत्रों के कितने भाग उल्लेखित है। देखिए मैं बहुत तेज भी नहीं चल रहा हूँ, बहुत स्लो भी नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, एक मीडियम मैंने, ठीक है, इसमें जो है कैसे स्पीड अपनाई है। तो प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और क्षेत्रों के कितने भाग उल्लेखित थे।
एक कह रहा है कि 2 भाग, दूसरा कह रहा है कि 3 भाग, तीसरा है 4 भाग और चौथा है आपका 6 भाग। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए। बहुत ही ईजी प्रश्न है और यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो करेक्ट आंसर जो बनेगा 220 के लिए दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 भाग। ठीक है, क्या आंसर बनेगा? 4 भाग राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको खंड देखने को मिलते हैं, भाग देखने को मिलते हैं ABCD। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये ABCD कौन कौन से भाग है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके लिए 221 प्रश्न कह रहा है कि भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समता का सही समूह पहचानिए। समता की बात की गई है दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त समता का जो सही समूह है इसमें क्या हो सकता है। पहला कह रहा है कि अभिव्यक्ति और अवसर की समता, दूसरा है आर्थिक और सामाजिक समता, और तीसरा है राजनीतिक और प्रतिष्ठा की समता, और चौथा दिया गया है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए, दो प्रकार की समता की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 221 के लिए दोस्तों राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा डी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, कहाँ से? अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। प्रस्तावना में वर्णित जो आदर्श संविधान द्वारा 23 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किए गए। प्रस्तावना में देखें तो कुछ जो आदर्श बातें हैं उनको वर्णित किया गया है। वे कौन कौन से हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो फिर से मैं आप लोगों को यही चीज़ मैं पूछना चाहता था कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की, पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता की बात की जाए तो 5 प्रकार की कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और बात की जाए समानता की तो दोस्तों इसमें अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, कहीं कहीं समता, कहीं कहीं समानता। आपसे ज्यादातर आपको समता ही शब्द देखने को मिलेगा क्योंकि प्रस्तावना में समता ही वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, और चौथा है आपका आपसी भाईचारा। ठीक है, तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे डी, समता जो है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है कि 222 प्रश्न कराए कि धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना की व्याख्या में अंतर संबंधित है। क्या है? न्याय व कर्तव्य है, दूसरा करेक्ट न्याय व समानता, तीसरा स्वतंत्रता और समानता, और चौथा करेक्ट न्याय व नैतिकता। दोस्तों देखिए, इन प्रश्नों को आप देखिए, जरूर से देखिए और देखकर देखिएगा कि कितने आपको आ रहे थे एग्जैक्ट। मेरे बताने से पहले आपके ऑप्शन कौन कौन से बन रहे थे आप एक बार चेक करिएगा, देखिएगा यदि आप जो मैं बता रहा हूँ वही है या कुछ डिफरेंस है तो आपको उस पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है अभी। ठीक है, तो प्रश्न क्या था कि धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना की व्याख्या में अंतर संबंधित है। कौन? न्याय व कर्तव्य, दूसरा करके न्याय व समानता, तीसरा स्वतंत्रता और समानता, चौथा न्याय व नैतिकता। तो 222 के लिए देखें दोस्तों तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, जिसके विषय में भी हमने चर्चा कर लिया है। तो धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना की व्याख्या में क्या अंतर संबंधित है? स्वतंत्रता और समानता। तो याद रखें ऑप्शन थर्ड यानी कि सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों 223 नंबर का प्रश्न है कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत का वह कौन सा मामला था जिसमें संविधान की प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए कह रहा है कि बेरूबारी केस में, दूसरा है केशवानंद भारती केस में, तीसरा है गोलकनाथ केस में, चौथा शंकरी प्रसाद केस में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये सिविल सेवा में अक्सर प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ से। और इसका जो राइट आंसर बनेगा, देखिए पीजीटी में पूछा गया था, हरियाणा पीजीटी में। ठीक है, और इसका आंसर बनेगा केशवानंद भारती बनाम भारती केस। ठीक है, तो ऑप्शन जो बनेगा सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, केशवा भारती बनाम केरल राज्य जो मामला हुआ था 1973 में दोस्तों, इसमें जो कह सकते हैं निर्णय जो दिया गया था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग, ठीक है, बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी। अगला प्रश्न है, ये है क्वेश्चन नंबर 224। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है। दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, यहाँ कभी कभी अवशेष शक्तियां भी देखने को मिलता है। तो यह सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या कनाडा के, या ब्रिटेन के संविधान से। आसान प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो बनेगा कनाडा के संविधान से। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां जो है संविधान में
जो प्रयुक्त है वह कनाडा के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आयरलैंड से, तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व। बात की जाए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, तो महत्वपूर्ण जो इसमें हमको देखने को मिलता है वह न्यायिक पुनरावलोकन, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और ब्रिटेन की बात की जाए तो संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है, याद रखें। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है ये आखिरी, ठीक है, प्रश्न है 222 नंबर का। प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्न में से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का कौन सा प्रमुख प्रावधान सही नहीं है। यानी कि जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 था, इनमें से कौन सा इसमें प्रावधान नहीं है। पहला कह रहा है कि विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, दूसरा है केंद्रीय विधान परिषदों में सरकार द्वारा नामित सदस्यों का बहुमत, तीसरा है सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इसको गहन अध्ययन करेंगे तभी इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। 1909 का जो अधिनियम था मार्ले मिंटो सुधार, तो यहाँ पे नहीं की बात किया गया है कि इसके अंतर्गत कौन सा इसमें अधिनियम सम्मिलित नहीं है। तो देखिए नहीं पूछा है तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। ऊपर के तीनों थे, ठीक है, ऊपर के तीनों हैं, लेकिन जो केंद्रीय विधान परिषद निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, यह इससे संबंधित नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की सदस्य संख्या जो थी 69 कर दी गई, ठीक है, कितनी 69 कर दी गई, जिसमें 37 शासकीय और 32 जो अशासकीय थे, ठीक है, जिसमें से आपको महत्वपूर्ण जो है 3 जो बिंदु हैं ऊपर को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन आपके पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित। मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें लिया था। कैसा सेशन लगा आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोगों का कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। जल्द ही आप लोगों को लाइव सेशन में आप लोगों को प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। अभी आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की चल रही है, अब इसके बाद में हो सकता है कि आपको जियोग्राफी के जो है प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में टीचिंग लाइन में पूछे गए हैं उनका मैं प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों को एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, एकदम मत आप देरी करिएगा, ठीक है, वरना आपको पछताना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो लगे रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।